हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के टॉप 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको टॉप 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊँगा। देन लास्ट में आप ये देख सकते हैं 242 MCQ भी रहने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको पहले मैं वन लाइनर फॉर्म में पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा और लास्ट में MCQ भी करवाऊंगा। मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने 500 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, और TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इंडियन इकोनॉमी का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा जो है कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी आपका पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लगता है कि मैंने मेहनत की, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बुक्स भी आ चुकी है। जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएगी आपको, स्टैटिक जीके की बुक्स मिल जाएगी, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट गाइड सारा सब्जेक्ट, और जीके 2025 मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा www.onlinestudypointbooks.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है, और बुक्स आपको ये घर बैठे आपके घर तक पहुंच जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन अवेलेबल है। कोई दिक्कत आए, बुक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी को आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मेरा जो कंटेंट रहता है कितना बेस्ट, मतलब मैंने क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगा, सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट डिटेल में बहुत अच्छा कंटेंट मैंने यहाँ पर कोशिश की है। तो बुक्स जरूर आप पढ़िए हमारी। और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हमारा चैनल है रैपिड MCQ अफेयर्स, इसको सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम चैनल का लिंक, जाके सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश में सारा कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए शांत जगह पर, कॉपी पेन लेके, और इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफ़ी यूजफुल, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। पहला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? राइट आंसर है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील, यानी कि लगातार अभी विकास कर रही है। अगला प्रश्न है, तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड है शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में, जो है थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयोग होता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? अमेरिका की। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। क्रय शक्ति समता यानी PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कौन सा है? 3रा स्थान है। पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश था अमेरिका, और समाजवादी अपनाने वाला रूस। अगला प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किसमें है? एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है पूर्ति और मांग के द्वारा। रखो और निकलो नीति है पूंजीवाद की। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है सरकार का। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है। भारत में अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को सुझाव किसने दिया था? अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात और निर्यात जहां दोनों बंद हो उनको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। और मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए फ्रेंड्स आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में ज़रूर खरीदिएगा। मात्र 21 रुपये में आपको कंप्लीट 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे इकोनॉमी के। PDF फाइल आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। कंप्लीट इकोनॉमी आपको 21 रुपये में मिल रहा है, तो आप करके बाय कर सकते हैं। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आपको, अगर आपको लिंक से बाय करने में दिक्कत आ रही हो तो हमारा नंबर है 70 67 56 70 24, यानी कि 7067567024। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1990 से। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। अगला प्रश्न है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नीति आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जो है वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सेम ऐसी कंप्लीट जीके जीएस क्रैश कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट स्टैटिक जीके कंप्लीट, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था। वीडियो कोर्स मिलेगा, कंप्लीट वीडियो कोर्स 149 रुपये में मिल जाएगा आपको। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, 999 रुपये आपकी प्राइस हो जाएगा। उससे पहले इसको ले लीजिए आप। मात्र 149 वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल सारे सब्जेक्ट में मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा हमारा ऑनलाइन SD पॉइंट का प्ले स्टोर से, और पेड कोर्स में आप जाएंगे ये वाला कोर्स आपको शो हो जाएगा जीके जीएस क्रैश कोर्स। पेड टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है मात्र 49 रुपये में। पेड PDF अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, क्विजेस, सिलेबस, करंट अफेयर्स, बुक सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सभी का प्रोवाइड किया गया है। इस कोर्स को जरूर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि 5000 जैसे बच्चे पूरे होंगे, इसका रेट जो है बढ़ के 1000 हो जाएगा। प्लीज़ इसका आप सभी पढ़िए अगर आप एग्ज़ाम में कम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल से। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान कितना है? तो ये है 16.38 प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का है 29.34% तथा 54.27% है तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने दिया था? वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी 1931-32 में VKRV राव द्वारा की गई थी। प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये जो है बताई गई थी। कब? 1931-32 में। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1949 को हुआ था, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता पश्चात भारत द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ PDF का महापैक भी अवेलेबल है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र, कंप्लीट मैथ्स, जनरल साइंस, लूसेंट निचोड़ मिल जाएगा 5000। सारा PDF आपको मात्र कितने में मिल रहा है? 199 रुपये में। अगर आप यही अलग अलग लेंगे तो आपको लगभग 1000 का पड़ेगा। ये भी ऑफर चल रहा है, इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा हमारा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप पेड कोर्स में जाएंगे तो ये PDF दिख जाएगा। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। करंट अफेयर्स की PDF फाइल भी अवेलेबल है, अपडेटेड PDF फाइल है, अभी तक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मदद कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO जो है ये मदद करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजेनेट्स को। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, ये स्टॉक नहीं है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP से घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर राजकृष्ण। 1981 में जो है हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना आधार वर्ष से 2011-12। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है यानी सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि क्षेत्र का। भारत अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार। अगला प्रश्न, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी? सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP।
किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल कहलाता है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था, सीएसओ ने 1956 में जारी किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली। गरीबी से आशय क्या है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किसने किया था? योजना आयोग ने किया था 1962 में। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है, क्रमशः 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया था 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 व सी रंगराजन समिति 2012 किससे संबंधित है? गरीबी निर्धारण से। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किसने किया था? आंसर योजना आयोग ने 1962 में। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। लॉरेंस वक्र है व्यक्तियों के आय वितरण का तृतीय प्रदर्शन। गिनी गुणांक है आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक माना गया है $1.25 प्रतिदिन आय को। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम को कब? 1978 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 अक्टूबर सन 2000 को गाजियाबाद के शिखोड़ा ग्राम में। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम यानी NSSO। अदृश्य प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है दीर्घकालीन। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय। चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है विकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? मौसमी और अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में लागू की गई 1 फरवरी 2008 से। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा का लक्ष्य है 100 दिनों का रोजगार। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। तो महापैक मैंने आपको बताया, इस पीडीएफ को जरूर पढ़िए। कंप्लीट आपको सारा नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। 199 रुपये में आपको कंप्लीट मिल रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 243 झा के तहत। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 अध्यक्ष सहित। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी। 16वें वित्त आयोग की अवधि कितनी है? 2026 से 31 के बीच। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ? फरवरी 2014 में। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग द्वारा
इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था 23 जनवरी 2003 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुप्ता की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। गांधी योजना को तैयार किया था श्रीमन्नारायण ने 1944 में। बॉम्बे प्लान, जिसको 15 वर्षीय योजना भी कहते हैं, लागू हुआ था 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना निर्मित की गई श्री एम.एन. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी, कब की थी, 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे, क्रम से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, अंतिम अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ था, नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग यानी भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में कब आई, 1 जनवरी 2015 को। इस क्वेश्चन में आप 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, नीति आयोग की। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है क्रम से नरेंद्र मोदी और अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद को। एनडीसी संस्था है गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है नीति आयोग का सचिव। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन संबंधित है 7वीं अनुसूची से। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ, 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है हैराड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पर जो है शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 पर आधारित थी, किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य और किस पर आधारित थी मॉडल, ये जरूर पूछ लेता है एग्जाम में। इसको आप जो है 3 स्टार मार्क कर लेना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी भारी और आधारभूत उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। राउरकेला ओडिशा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इन इस्पात कारखानों की स्थापना कब की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राउरकेला कहाँ स्थित है, ओडिशा में। भिलाई स्थित है छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर स्थित है पश्चिम बंगाल में। इन सब का आपको राज्य भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल था 1961 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था क्रम से 5.6% तथा 2.8%। अगला प्रश्न, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या था, भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध और भयंकर अकाल। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, भारत चीन युद्ध 1962 में। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश की। 1966 से 69 में क्या हुआ था, योजना अवकाश।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे बार बार कि कंप्लीट जीकेजीएस क्रैश को जरूर लीजिएगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाएंगे, सारे सब्जेक्ट वीडियो कोर्स है। और मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, 149 रुपये बहुत कम रेट है, इतने में बुक भी नहीं मिलती। तो आप ज़रूर इसको जो है पढ़िए, वो हमारा क्रैश कोर्स आपका अच्छा स्कोर आएगा। योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69 के बीच में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? चतुर्थ योजना काल में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ना आप 3 स्टार मार्क जरूर कर लेना, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1952 में। 5वीं योजना का काल क्या था? 1974 से 78। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं। 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 5वीं योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977-78 में शुरू हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 5वीं योजना काल में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 5वीं योजना काल में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ 5वीं योजना में। अगला प्रश्न है, अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान काल था 1978 से 80 में 5वीं योजना के बाद। अनवरत योजना देन है गुन्नार मिर्डल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक है रेगनर फ्रिश। अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना 6ठी योजना काल में हुई थी शिवरामन समिति के सिफारिश पर और 12 जुलाई 1982 को हुई थी। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के लिए ज़रूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल आप देख सकते हैं सारे प्रश्नों को। 6ठी योजना आधारित थी आगत निर्गत मॉडल पर और 6ठी योजना का काल था 1980 से 85 के बीच में। 6ठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, ट्राइसेम, द्वारका और RLEGP कार्यक्रम लागू की गई थी 6ठी योजना काल में। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 6ठी योजना काल में। 7वीं योजना की अवधि कब थी? 1985 से 90। इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? 7वीं योजना काल में। देखिए, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू की गई और ये 28 अप्रैल 1989 को जो है इसका जवाहर रोजगार योजना जो है ये 28 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? 7वीं योजना काल में और ये शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1989 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना की मॉडल तैयार किसने किया था? जॉन W मिलर ने। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में थी। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य और प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? 5.6% तथा 6.8% था। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ कब हुआ? 8वीं योजना काल में। देखिए, महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 को इसका प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 8वीं योजना काल में हुई। 15 अगस्त 1993 को जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना जो शुरू हुई थी 1997 से 2002 के बीच में हुई थी। 10वीं योजना का काल था 2002 से 7। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल और सबसे विकास दर वाली योजना थी 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य और प्राप्ति दर लक्ष्य था क्रमशः 8% विकास दर लक्ष्य था और प्राप्ति लक्ष्य था 7.6%। 11वीं योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12 के बीच में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना की अवधि थी 2012 से 17। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य और प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? तो 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य था 8 और प्राप्ति दर था 7.6। योजना पत्रिका का प्रसारण किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब हुआ? 1991 में। नई आर्थिक नीति के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति लागू हुई 1991 में।
आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के नए युग की शुरुआत हुई थी 1991 से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। ट्राइसेम यानी ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 को। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्य प्रारंभ हुआ 1982 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना शुरुआत हुई थी 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई? सन 2001 में। जल प्रबंधन संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा योजना प्रारंभ हुई थी 2003-04 में। स्वजलधारा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ कब की गई थी? दिसंबर 2000 में। इंदिरा आवास योजना प्रारंभ कब हुआ? 1985-86 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजित कार्यक्रम प्रारंभ कब किए गए? 15 अगस्त 2008 से। कपार्ट का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964-65 में। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी 1920 में बड़ौदा में। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक व अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में पंजाब में। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत। सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम। जोतों का आकार सबसे कम कहाँ है? केरल में। जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच में। फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1985 में। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी गज समिति ने। भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुई? 1970-71 में। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस बार प्रारंभ हुई थी? 1999-2000 में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड। रबी फसल की बुवाई होती है अक्टूबर-नवंबर में। खरीफ फसल की बुवाई होती है जून-जुलाई में। रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों क्या है? रबी फसल। खरीफ फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसल है ककड़ी, तरबूज, खीरा, सब्जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का सबसे प्रभावित फसल कौन सी है? गेहूँ हरित क्रांति सबसे प्रभावित फसल है। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? फिलीपींस है। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। क्या है सब? अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट टैक्स है। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन कर पर यह सब केंद्र सरकार लगाती है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन सी? चलैया समिति। गठन हुआ था अगस्त 1995 में। भारत में कर का आगम का बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम कर। निगम कर लगता है कंपनियों की आय पर। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर यानी VAT लागू हुआ था 2005 में हरियाणा में। अगला प्रश्न है हमारा,
संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड वीएटी संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद कर से। नेक्स्ट है सेन वाइट संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सर्विस टैक्स लेता है आयकर विभाग। भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी है प्रत्यक्ष और गंतव्य आधारित कर है जीएसटी। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में। जीएसटी की 4 दरें हैं 5, 12, 18 व 28%। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क करिए। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 2016 को। सेवा कर प्रारंभ किया गया 1994-95 में। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांचू समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन है ब्याज दरें बढ़ाना। मुद्रास्फीति से हानि होती है ऋणदाता को, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1542 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन कब हुआ? 1862 में। भारत ने दाशमिक यानी दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 से। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को कब अपनाया गया? 1 अप्रैल 1957 को। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में फ्रांस में। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 3 बार 1949, 66 तथा 91 में। मुद्रा अविस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा अविस्फीति। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट या गर्म मनी। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कब किया गया? 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में कब प्रारंभ हुआ था? 1 जनवरी 1999 में। अगला प्रश्न है वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 20। सबसे महंगी मुद्रा कहाँ की? इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो क्या कहलाती है? सॉफ्ट करेंसी। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। अब तक भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार 1946, 78 और 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के बजट में। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है JB से। हवाला है मुद्रा विनियम का अवैध कारोबार। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? क्रोमर ने। ऐच्छिक मुद्रा कहलाता है शाख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहलाता है क्रेडिट कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी सभी सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी भी है। आप घर जब बुक आ जाए तब पैसा देना। जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी, जनरल नॉलेज की सारी बुक्स अवेलेबल है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, जरूर जाइए वहाँ से खरीदिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7067567024। अगला प्रश्न है ब्लैक मनी का अर्थ क्या है? अघोषित धन। स्मार्ट मनी का अर्थ है क्रेडिट कार्ड। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाता है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयात पर। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अमेरिका। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है रुपया। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव का। 1 रुपये से अधिक के सभी मूल्य के नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17। 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है कहलाता है मुद्रा बाजार।
गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार या क्रय विक्रय से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है निर्यात आयात बैंक। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 में। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। सामान्य बीमा निगम यानी जीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। बीमा क्षेत्र का नियमन करता है आईआरडीए। आईआरडीए यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है यूटीआई। यूटीआई यानी भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1964 को। मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड है यूएस 64। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? क्रमशः नासिक, हैदराबाद तथा देवास में। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में। सहकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? वर्ष 1948 में। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। इस क्वेश्चन में डबल स्टार मार्क कर लेना आप। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर से सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजे उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को रखा गया था एसबीआई। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक और व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है। एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की संतुष्टि पर। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 को। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। नोटों का निर्गमन करता है आरबीआई। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर जो है करता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली है न्यूनतम कोष प्रणाली। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था अक्टूबर 1956 में। आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है, ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई, वैसे ही अमेरिका का रिजर्व बैंक है अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारत का प्रथम बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर आपको सारा हमारा जो है कोर्सेज वगैरह, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? टोटल 12 है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में कब शुरू किया गया? 1995 में। संशोधन हुआ था 2002 में। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन योजना प्रभावी है 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है? बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं ने संबंधित शिकायतों का समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक था आईसीआईसीआई बैंक 1994 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी 1998 में। भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक था एचएसबीसी बैंक 1987 में। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में एसबीआई द्वारा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश।
यूटीआई बैंक वर्तमान नाम क्या है? एक्सिस बैंक है। 30 जुलाई 2007 में का नाम हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति कहलाता है ट्रेजरी बिल। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है? 91 एवं 364 दिन की। ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि होती है 25,000 रुपये तथा इसी गुणक में। एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया था 31 मार्च 1997 को, शुरू हुआ था 1955 में। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति। अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? रेपो दर। वह दर जिस पर एसबीआई आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण लेती क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर। सीआरआर क्या कहलाता है? आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह सीआरआर कहलाता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह क्या कहलाता है? वैधानिक तरलता दर यानी एसएलआर। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है? बैंक दर, बैंक रेट। तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह बैंक रेट कहलाता है, बैंक दर। एनईएफटी और आरटीजीएस का साधन है मुद्रा अंतरण से। एनईएफटी का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं कहाँ हैं? यूके में। सहकारी बैंक का गठन होता है 3 स्तर पर। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी 1904 में। मानसून का जुआ कहलाता है भारतीय बजट। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट देन है अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987-88 में। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे पीए पायर। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है बजटीय घाटा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या होता है? शेयरों की खरीदारी। विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश है स्वीडन। बिग पुश सिद्धांत दिया था रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1986 में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। पूंजी बाजार से आशा है शेयर बाजार से। भारत का पहला व सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। बीएसई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 को। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। बीएसई का सूचकांक है सेंसेक्स। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1992 की फेरवानी समिति की सिफारिश पर। एनएसई का प्रमुख प्रवर्तक है आईडीबीआई। एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? वर्ली मुंबई में। एनएसई का सूचकांक है निफ्टी। तेजड़िया एवं मंदड़िया संबंधित है स्टॉक मार्केट शेयर बाजार से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? 23। बीएसई के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक आधार वर्ष 1978-79। बीएसई के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक आधार वर्ष 1983-84। एनएसई के 50 शेयरों को सूचकांक है निफ्टी। नैस्डॉक शेयर सूचकांक है अमेरिका का। डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क का। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक है जर्मनी का। निक्की शेयर सूचकांक है जापान का। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है सेबी। मुख्यालय है मुंबई में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य है सेबी का। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में एमएस दवे समिति की अनुशंसा पर। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 30 जनवरी 1992 को। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया 1962 में एम्स्टर्डम में। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना कब हुई? 1965 में। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1920 में झाग पंजाब में। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में आई थी। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 10 अक्टूबर 1945 को इटली में। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति की घोषणा कब हुई? 2000 में। सेज एक्ट पारित किया गया था 2005 में। पहला सेज विकसित किया गया कांडला में।
सेज का फुल फॉर्म मैंने बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मात्था सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति संबंधित है चीनी उद्योग से। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है चीनी घोटाले से। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति औद्योगिक नीति से। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से। मिर्जा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, लघु उद्योग क्षेत्र से। अगला प्रश्न हमारा, मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक पूंजी बाजार। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में पंजाब में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ISI मार्क, 1955 से भारत में प्रभावी है ये। नेक्स्ट है BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में कब आया, 1 अप्रैल 1987 को। मुख्यालय दिल्ली में है। BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क व्यवस्था लागू है 2002 से सोना पर लागू है ये, 2005 से चांदी पर। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित हुआ 1970 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। इको मार्क संबंधित है पर्यावरण से। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एगमार्क, वर्ष 1986 से प्रभावी है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है, नागपुर में। शीतल पेय सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयोग चिन्ह है FPO। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, बिजली की वस्तुएं। क्रिसिल है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद, स्थापना हुई थी 1970 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया, 1973 में। सेल की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। हरा सोना किसे कहते हैं, चाय को। स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 क्या है, अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत किस देश में है, सिंगापुर में। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। GATT गेट की स्थापना कब हुई, 1948 में। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। गेट की स्थापना WTO ने कब लिया, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय है जनेवा में। WTO के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 164वां। 164वां देश है अफगानिस्तान। WTO को फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का अन्य क्या नाम है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक ऋण देता है दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसको कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यानी IMF को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क कर लेना आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है, केवल सदस्य देशों को। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, 1911 से 21। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 पर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी FERA फेरा पारित किया गया था 1973 में, विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए। फेरा की जगह फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ, 1999 में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है, चित्रा सुब्रमण्यम ने। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है, वाटरशेड विकास से। ईश्वरन समिति का संबंध है वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से। डिविडेंड क्या होता है, कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है, हिक्स की। पेपर गोल्ड कहलाता है SDR। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई, 1996 में। अगला प्रश्न है, आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है, राजकोषीय घाटा। ग्रामीण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1978-79 में। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा।
नई औद्योगिक नीति 1991 घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा। एनजीओ का आशय है गैर सरकारी संगठन। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु दर्जा दिया जाता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का। अगला प्रश्न है हमारा, देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 26। नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? 1997-98 में। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया गया था 21 दिसंबर 2009 को। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ हुआ था 1977 में। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग कौन से? इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत। एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। ईएससी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। सीआरवाई का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। सीबीएस का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है मनीला में। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है आयात और निर्यात के मध्य अंतर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट 500 प्लस जो है क्वेश्चन देख लिए हैं। अब मैं आपको जो है आगे फ्रेंड्स कंप्लीट एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। कंप्लीट 250 एमसीक्यू करवाऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? राइट आंसर है ऑप्शन है विद्युत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत जो है नहीं आता, बाकी कृषि, खनन और वानिकी ये तीनों आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? राइट आंसर है ऑप्शन डी परिवहन। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन नहीं आता। अगला प्रश्न है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता? राइट आंसर है ऑप्शन है पशुपालन। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन नहीं आता है, जबकि सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, होटल आते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन में विकासशील देश। थर्ड वर्ल्ड के नाम से विकासशील देश को जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएसए की। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूएसए की। अगला प्रश्न पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएसए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक यूएसए को माना जाता है। उद्योग क्षेत्र किस क्षेत्र से अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र। उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद को। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1967-68 में भारत में राष्ट्रीय आय गणना सर्वप्रथम की गई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को कौन मदद करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन मदद करता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए एनएनपी। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है एनएनपी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है फ्रांस। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस ने। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को रूस ने अपनाया था। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है पूर्ति एवं मांग द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण पूर्ति एवं मांग द्वारा होती है। रखो और निकलो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है? राइट आंसर ऑप्शन बी पूंजीवादी। रखो और निकलो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है? पूंजीवादी की। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है प्रोफेसर राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक है प्रोफेसर राजकृष्ण। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? राइट आंसर है ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन है जॉन मेनार्ड किंग ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1948 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में प्रारंभ हुई थी। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आयात निर्यात दोनों बंद। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक आकलन आधार वर्ष क्या नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कुपोषण। मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार क्या नहीं है? कुपोषण नहीं है। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2002 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। भारत में मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन भोजन में 2400 कैलोरी होना चाहिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन है गरीबी निर्धारण। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी निर्धारण से। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक है दादा भाई नौरोजी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2011-12। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011-12। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया ने भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया था। अगला प्रश्न, चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विकसित देश में। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देश में पाई जाती है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी मोंटेक सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? राइट आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? राइट आंसर है ऑप्शन है रूस। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस देश से प्रेरित है।
आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? राइट आंसर है ऑप्शन है संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है दीर्घकालीन। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है दीर्घकालीन। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मौसमी एवं अदृश्य। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी और अदृश्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी, यानी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद। सुपर कैबिनेट के नाम से राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2014 में। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है श्री पन्नारायण ने। गांधी योजना को श्री मन्नारायण ने तैयार किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी हैराड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारी उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी तृतीय। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी तृतीय। अगला प्रश्न है योजना अवकाश की अवधि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1966 से 69। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी चतुर्थ। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ योजना काल में की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्धनता उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन। बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी उद्योगपतियों की। बॉम्बे प्लान उद्योगपतियों की योजना थी।
कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन ए गैर परंपरागत ऊर्जा। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 में किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचम। 20 सूत्री कार्यक्रम पंचम योजना में प्रस्तुत की गई थी। भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? राइट आंसर है ऑप्शन है सीमांत। भारत में सर्वाधिक कृषि जोत सीमांत प्रकार की है। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी 1995 में। भारत में नई आर्थिक नीति 1995 में शुरू की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की समय सीमा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1978 से 80। भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की समय सीमा 1978 से 80 के बीच में है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2000 सन 2000-2001 में भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल में। जोतों का आकार सबसे कम केरल राज्य में है। जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। जोतों का आकार सर्वाधिक राजस्थान राज्य में है। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी राज समिति ने। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति राज समिति ने की थी। भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1970-71 में। भारत में पहली बार कृषि जनगणना 1970-71 में की गई। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत पंजाब राज्य से की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर ऑप्शन बी झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगनर फ्रिश। अनवरत योजना के प्रतिपादक है रेगनर फ्रिश। हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया? हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन 21 जनवरी 2003 को हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर विलियम गॉड। डॉक्टर विलियम गॉड हरित क्रांति शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन है 1980 में। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में सबसे प्रभावित फसल कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूँ। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल है गेहूँ। भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए सी.एम. सुब्रमण्यम। भारत में हरित क्रांति के समय भारत के केंद्रीय खाद्य कृषि मंत्री थे सी.एम. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फिलिस्तीन को हरित क्रांति देश का जनक माना जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति की सूत्रपात हुई? राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। भारत के पंजाब में सर्वप्रथम हरित क्रांति सूत्रपात हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 2000 में। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1985-86 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुई। कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कपार्ट का मुख्यालय है नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से शुरू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन है 1964-65 में। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964-65 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1999-2000 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 में लागू हुई। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन है पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में प्रारंभ की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी छठी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छठी योजना में शुरू की गई। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन सी मसाला। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला से। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवरामन समिति। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर से। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के वित्त सचिव का। 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है 2011-12। कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी चलैया समिति। कर ढांचे में सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह मुद्रा क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है हार्ड करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी कहलाती है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस में। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुआ था। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम फ्रांस देश ने अपनाया था। पहली बार सेवा कर किस समिति के सिफारिश के आधार पर लगाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी चलैया समिति। पहली बार सेवा कर चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर लगाया गया। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी रेखा समिति। अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए रेखा समिति का गठन किया गया। वांचू समिति का संबंध किस कर से है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर। वांचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी मुद्रास्फीति। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी WPI के आधार पर। भारत में मुद्रास्फीति की माप WPI के आधार पर की जाती है। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सोना चांदी। गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध है सोना चांदी से। भारत में सबसे अधिक किस राज्य भारत की सबसे अधिक किस राज्य किस चीज़ का आयात करता है? राइट आंसर है पेट्रोलियम। भारत सबसे अधिक पेट्रोलियम क्षेत्र में आयात जो है करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निर्यातकों एवं आयातकों की वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्सिम बैंक निर्यातकों और आयातकों की वित्तीय सहायता करता है। भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा की स्थापना की गई। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। भारत में जीवन बीमा इंग्लैंड देश की देन है। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1971 में। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में किया गया। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना कब की गई?
राइट आंसर है ऑप्शन 1972 में। सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 में की गई। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? राइट आंसर है इरडा। इरडा जो है ये बीमा क्षेत्र का नियमन करता है। सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है यूटीआई। यूटीआई सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय है मुंबई में। स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। स्वतंत्र भारत में भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1995 में। अंतिम बार मुद्रा अवमूल्यन किया गया था 1995 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है हॉट मनी। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वह हॉट मनी कहलाती है। भारतीय रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 19 अगस्त 1994 को भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है सॉफ्ट करेंसी। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। विदेशी मुद्रा विनियम का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हवाला। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 बार। स्वतंत्र भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016 में। मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण 2016 में किया गया। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार के नियम का प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जे.बी. शॉ। बाजार के नियम के प्रतिपादक हैं जे.बी. शॉ। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्रोमर का। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है कथन किसका है? क्रोमर का। किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी के रूप में क्रेडिट कार्ड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट बैंकिंग। स्मार्ट मनी का तात्पर्य है इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइपोरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंक में ग्राहक सेवा सुधार। गोइपोरिया समिति का संबंध है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार। एसबीआई की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मी वाहिनी बैंक। भारत का प्रथम मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी कोच्चि में। देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में स्थापित किया गया। मंदरिया एवं तेजरिया किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी शेयर बाजार से। मंदरिया एवं तेजरिया शेयर बाजार से संबंधित है। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी आईसीआई बैंक। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन है बैंकिंग सुधार। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन सेबी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 फरवरी 1964 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारतीय बजट को। मानसून का जुआ भारतीय बजट को कहा जाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी 1991 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में हुई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी?
राइट आंसर ऑप्शन सी 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस देश की है? राइट आंसर ऑप्शन सी स्वीडन में। विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था स्वीडन देश की है। एटीएम सेवा शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी HSBC बैंक। एटीएम सेवा शुरू करने वाला विश्व का प्रथम बैंक है HSBC बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है हिल्टन यंग आयोग। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओशवान स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओशवान स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी KJ उदेशी। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी KJ उदेशी। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 1 जुलाई से 30 जून। रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल ने। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी SBI। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी समिति। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हजारी समिति की सिफारिश पर किया गया। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969 को। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। आरबीआई नोट के निर्गमन में कौन सी प्रणाली अपनाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यूनतम कोष प्रणाली। आरबीआई नोट के निर्गमन में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 115 करोड़। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ का स्वर्णकोष रहना आवश्यक है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी आरबीआई के द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 दिन। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को 90 दिन के समय के लिए ऋण प्रदान करता है। भारत में सहकारी बैंक का गठन कितने स्तर पर किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 भारत में सहकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर किया जाता है। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1904 में। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत 1904 में की गई। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है एक्सिस बैंक। यूटीआई बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। माल्थस का सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जनसंख्या। माल्थस का सिद्धांत का संबंध है जनसंख्या से। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बम्बई स्टॉक। भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक।
WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा में। WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कपास को। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1911-21 में। 1911-21 दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1973 में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले 1973 में महसूस किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ISI मार्क। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एग मार्क। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण आभूषण की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है हॉल मार्क। स्वर्ण आभूषण ज्वेलरी के लिए हॉल मार्क का प्रयोग किया जाता है उसकी क्वालिटी के लिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। सुंदर राजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पेट्रोलियम। सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। हजारी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन है औद्योगिक समिति। हजारी समिति का संबंध है औद्योगिक नीति से। GATT की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1948 में। गेट की स्थापना 1948 में की गई थी। WTO की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 1995 को। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। स्वर्ण द्रव के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पेट्रोलियम। स्वर्ण द्रव के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी पीटर सदरलैंड। WTO के प्रथम अध्यक्ष थे पीटर सदरलैंड। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1948 को। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को शुरू की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी IMF। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी IMF को कहा जाता है। ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता उसे कौन सा मार्क दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी इको मार्क। ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता इको मार्क दिया जाता है। सर्वप्रथम इको मार्क किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है साबुन को सर्वप्रथम इको मार्क प्रदान किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है वस्त्र उद्योग। NTPC की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1975 में। NTPC की स्थापना 1975 में की गई। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। सेल की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1974 में। सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है 1970 में। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में पारित किया गया। हरा सोना किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चाय को। हरा सोना चाय को कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1977 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1977 में की गई। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर 1952 में। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएसए के साथ। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है आईडीओ को। शीतल पेय के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है एफपीओ शीतल पेय के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2003 में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल के पुस्तक के लेखक हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लघु उद्योग। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग से। मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन है वाटर शेड विकास से। मोहन धारिया समिति का संबंध है वाटर शेड विकास से। महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है ऑप्शन है चीनी उद्योग। महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट जो है लगभग 1000 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स इसी तरीके से आपको मिल जाएगा। वीडियो कोर्स है ये प्लस पीडीएफ भी 149 रुपये में मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, जाएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, पेमेंट 149 करिए और उसके बाद आपका कोर्स ओपन हो जाएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है जीके जीएस में, इसको ज़रूर पढ़िए। बहुत कम टाइम में बेस्ट कंटेंट मैंने देने की कोशिश की है। करंट अफेयर्स का फाइल भी रेडी है, कंप्लीट आपको मिल जाएगा अभी तक अपडेटेड। और महापैक भी अवेलेबल है 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। ऑल एग्ज़ाम स्पेशल नोट्स है सभी सब्जेक्ट का, आप देख लीजिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी, बेल आइकन प्रेस करें और थैंक यू सो मच।